मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बहुत ही रोचक भी है, आकर्षक है, उपयोगी है, महत्वपूर्ण है और आप जो खोज रहे थे उसी से संबंधित वीडियो है। वीडियो का शीर्षक है महादशा स्वामी बताएगा धन बढ़ाने का उपाय। जी हाँ, आपके सर्च में भी था कि धन को कैसे बढ़ावें और आज हम एक ऐसा नियम लेके आए। महादशा स्वामी बताएगा धन बढ़ाने का उपाय। महादशा स्वामी विल टेल द वे टू इंक्रीज वेल्थ। जी हाँ मित्रों, आप सब लोगों की प्राय यही जिज्ञासा रही है और कई मित्रों ने मुझसे कमेंट में भी और पर्सनली बात करके भी कहा था कि गुरुजी आप हमेशा जन्म कुंडली के आधार पर उदाहरण देते हैं, प्रश्न कुंडली द्वारा दीजिए। आज मैंने एक उदाहरण कुंडली दिया है जो प्रश्न कुंडली से आधारित है और आपको यह भी मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि केपी सिस्टम में या कोई भी सिस्टम रहा हो जो भी प्रचलित है या वैदिक है, पराशरी है, ऋषि पंडित ज्योतिष या कृष्णमूर्ति पद्धति जो भी आज वर्तमान में चल रही है, प्रश्न कुंडली और जन्म कुंडली से समान फलादेश का नियम है। जिसके पास जन्म का समय नहीं है उसका जन्म कुंडली नहीं बनाया जा सकता। इस नाते प्रश्न कुंडली के माध्यम से इसका समाधान निराकरण होता रहा है। लेकिन केपी सिस्टम में जो नया सिस्टम दिया गया 1 से 249 तक की संख्याओं के आधार पर प्रश्न कुंडली बनाना, ये सर्वथा तर्कपूर्ण है, वैज्ञानिक भी है और इसके आधार पर बताई गई कुंडली का फलादेश सही होता है। तो आज मैं प्रश्न कुंडली के आधार पर ही उदाहरण दिया हूँ। आगे हम टॉपिक पर बात करना चाहते हैं कि जो भी समाधान बताया जाता है महादशा स्वामी तो बताएगा, उसके नियम के लिए हमने 6 सूत्र आज दिए हैं। 6 सूत्र अगर आप जान गए, समझ लिए तो निश्चित रूप से आप ज्योतिष का बहुत कुछ जान गए, उसका सारांश जान गए और किसी भी टॉपिक पर कोई भी समाधान ढूंढने में आप सक्षम हो जाओगे। मित्रों, रत्न चयन के बारे में महादशा स्वामी बताएगा कि कौन सा रत्न आप पहनिए कि आपका धन बढ़ेगा। ये तो बताएगा, रत्न के बारे में बताऊंगा ही मैं उसी आधार पर। लेकिन आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि चाहे प्राचीन ज्योतिष रही हो, चाहे प्रचलित ज्योतिष रही हो या आज वर्तमान में जो कृष्णमूर्ति पद्धति है, यह उनके मानक ग्रंथों में, किसी भी पुराने या नए मानक ग्रंथों में प्रचलित तो तमाम लेखकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन रत्न धारण के विषय में बहुत कुछ नहीं मिलता है। इस नाते अपने अपने मतानुसार लोग अपने अपने अध्ययन के अनुसार उपाय बताते रहे हैं, तरीका भी बताते रहे हैं कि रत्न ऐसे पहनो, ऐसे पहनो, ऐसे पहनो, देखिए मैं भी पहनो। मैंने इस पर काफ़ी गहन खोज किया, कई वर्षों तक, 15-20 वर्षों तक सघन अध्ययन किया रत्नों पर। यद्यपि मेरा अनुभव इस क्षेत्र में लगभग 38-40 साल का है, लेकिन रत्नों पर खोज मेरा बराबर जारी रहा और मुझे जो अनुभव सिद्ध सूत्र और सिद्धांत मिले हैं जो मेरे स्वयं की खोज के हैं, आज मैं उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर इनको अपनाएंगे आप तो निश्चित रूप से आप जो भी रत्न धारण करोगे इस नियम के आधार पर आपके लिए लाभकारी होगा। यद्यपि रत्न पहनने के लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित रत्न को धारण किया जाता है। आज हमारा विषय है धन बढ़ाने से संबंधित। इस नाते आज जो भी हम वार्ता चर्चा करेंगे धन विषयक प्रसंग को केंद्रित करके। आइए बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। आपसे एक आग्रह है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो 6 सूत्र हम बताएंगे अगर बीच में आप स्किप करके भगा देंगे तो कोई न कोई सूत्र छूट जाएगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। इस नाते आपसे अनुरोध है कि रत्न धारण में बड़ी सावधानी बरतिए। या तो विशेषज्ञ ज्योतिषी से राय लीजिए या स्वयं मेरे बताए गए नियम से
सीख करके आप रत्न धारण करिए तो निश्चित लाभ होगा, वो जिस भी क्षेत्र के लिए, जिस भी विषय के लिए आप कर रहे हो। आते हैं हम उदाहरण कुंडली पर। उदाहरण कुंडली से पहले आपको 6 सूत्र बताना चाहता हूं, उनको उसी उदाहरण कुंडली पर मैं डिक्टेट करूंगा। 6 सूत्र में देखिए, पहला सूत्र है, ये अनुभूत सूत्र है, मैंने यहाँ दिया है, चार्ट पर आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा हूं। 6 अनुभूत सूत्र। पहला सूत्र है द्वितीय भाव के उपनक्षत्र स्वामी का परामिश। दूसरा सूत्र है 2, 6, 10, 11 भाव धनवर्धक। तीसरा सूत्र है महादशा स्वामी में धनवर्धक भावों की खोज। चौथा है महादशा स्वामी से के संबंधित ग्रहों में धनवर्धक भावों की खोज। पांचवा है उपनक्षत्र स्वामी का सपोर्ट। और छठवां है विरोधी भावों पर दृष्टिपात। तो मित्रों, ये 6 सूत्र हमने दिया है बारी बारी से इस उदाहरण कुंडली पर। अभी मैं सबको उतार करके आपको बताऊंगा। आइए हम उदाहरण कुंडली पर पहले देखते हैं। ये प्रश्न कुंडली है, क्योंकि हमारे एक मित्र ने कमेंट किया था और कई मित्रों ने कहा था गुरुजी जन्म कुंडली पर ही आप बता रहे हो, प्रश्न कुंडली पर भी बताइए। देखिए, जन्म कुंडली प्रश्न कुंडली का तरीका एक है, बस अंतर इतना है कि इसमें हम जो परीक्षक है, प्रश्न करता है, उससे हम 1 से लेकर 249 तक कोई संख्या बोलते हैं, और ज्यों ही वो संख्या बोलता है या उस समय या किसी भी समय जब हमें फुर्सत हो ज्योतिषी को, उस समय जहाँ जिस स्थान विशेष पर ज्योतिषी बैठते हैं उसमें प्रश्नकर्ता के स्थान से मतलब नहीं है, उससे केवल संख्या चाहिए और विषय चाहिए। और वहाँ बैठ के हम अपने सिस्टम में डालते हैं, उसका सॉफ्टवेयर है, और वह संख्या डालने के बाद उस सॉफ्टवेयर में पूरा कुंडली आ जाएगा, केपी कस्पल चार्ट आ जाएगा, केपी प्लेनेट्स चार्ट हो जाएगा, भाव स्पष्ट आ जाएगा, केपी लग्न चार्ट और कस्प चार्ट, केपी सिग्निफिकेट, कस्पल सिग्निफिकेटर्स, प्लेनेटरी सिग्निफिकेटर्स, दशा अंतर दशा, सब उसमें डिटेल में आ जाएगा। और उसे जैसे जन्म कुंडली में हम बताते रहे उसी तरह से आज हम विश्लेषण करें। आइए हम इस प्रश्न कुंडली पर विचार करते हैं। देखिए, एक परीक्षक ने हमसे 20 तारीख को देखिए 20/12/2022 को 11:56 पर हमने इसको देखा है। यद्यपि उनकी संख्या पहले की रही होगी, उन्होंने धन के विषय में हमसे प्रश्न किया था, गुरुजी हम धन को कैसे बढ़ावें। तो हमने उनसे कहा कि आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दीजिए। उन्होंने कहा नहीं उपलब्ध है। तो हमने कहा एक संख्या दीजिए, तो उन्होंने उस समय 117 बोला। और जब मुझे टाइम मिला तो 20/12/22 को 11:56-51 AM पर मैं जिस स्थान पर आता हूँ, बांसी यूपी इंडिया में, यहाँ हमने अपने सिस्टम में उसको डाला। और इस तरह से जो कुंडली उभर के आई उसकी देखिए लग्न कुंडली यहाँ है, कस्प कुंडली यहाँ है, सिंह लग्न की कुंडली है। सारे ग्रहों को लग्न कुंडली और कस्प कुंडली में हमने रख दिया। यहाँ हमने मेरे द्वारा रखा गया है द्वितीय, देखिए द्वितीय भाव का सबलॉर्ड। चूँकि विषय हमारा धन से संबंधित है, इस नाते भी जो भी नियम सूत्र है वो द्वितीय भाव से शुरू होता है, धन भाव द्वितीय ही है। तो कस्पल सिग्निफिकेटर्स में द्वितीय भाव का उप नक्षत्र स्वामी यानी सबलॉर्ड किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है, यहाँ हमने बता दिया है कि द्वितीय भाव का सबलॉर्ड शुक्र है। देखिए यहाँ लिखा है, शुक्र में भाव आए हुए हैं 4, 2, 9। कई बार हमने भावों के बारे में विश्लेषण किया है, सैकड़ों कुंडलियाँ हमने विभिन्न नियमों पर सैकड़ों वीडियो हमने विभिन्न नियमों पर दिया है, वो आपको देखना चाहिए, जानना चाहिए। और चूँकि वीडियो लंबा होता है इस नाते बहुत विस्तार में हम नहीं जा सकते। तो शुक्र में 4, 2, 9 है, द्वितीय का सबलॉर्ड शुक्र है जिसमें 4, 2, 9 है। शुक्र का नक्षत्र स्वामी भी शुक्र ही है, इस नाते इसमें 4, 2, 9 आया। क्योंकि जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में बैठा होता है तो उसके उप नक्षत्र को हम नक्षत्र मान लेते हैं, नक्षत्रेश मान लेते हैं। तो इसका उप नक्षत्र स्वामी राहु है, राहु में 8, 3, 8 आया हुआ है। तो इस तरह से राहु में 8, 3, 8 तो आया है। एक चीज़ और बता दें, इसी बीच बताना जरूरी है कि जब कहीं नक्षत्र स्वामी या उप नक्षत्र स्वामी या कोई संबंध राहु केतु से होता है, छाया ग्रहों, राहु केतु में जितने भी भाव दृष्टि द्वारा, ज्योति द्वारा, नक्षत्र द्वारा, राशि द्वारा समाहित होते हैं, सब भावों का फल इसमें आ जाता है। जबकि अन्य ग्रहों में ऐसा नहीं है,
उनमें नक्षत्र के माध्यम से जो आया रहेगा वही ग्राह्य है। तो यहाँ 4, 2, 9 आपको द्वितीय भाव दिखाई दे रहा। 2, 6, 10, 11 भाव यही मेन है धन के, उसके हम डिक्टेट करने जा रहे हैं। राव में यद्यपि 8, 3, 8 दिखाई दे रहा है, लेकिन राव को यहाँ देखोगे नक्षत्र के माध्यम से, नक्षत्र राव का नक्षत्र शुक्र ही है जिसमें 4, 2, 9 आया हुआ, और राव में 4, 2, 9 आना द्वितीय भाव को दर्शा रहा है। मतलब 6, 11, 10 तो नहीं आया है, लेकिन धन की स्थिति सामान्य रहेगी, औसत रहेगी, ये बता रहा है। मतलब एक संभावना है, एक उम्मीद की किरण है कि द्वितीय भाव प्रॉमिस कर रहा है कि धन होगा, सामान्य स्थिति में होगा। अब चूंकि द्वितीय भाव द्वितीय को प्रॉमिस कर रहा है, 6, 11 नहीं है, तब भी एक साध्य है। अब इसको हम साधने का प्रयास करते हैं, कैसे देखेंगे। देखिए, हमने 6 सूत्र दिए हैं, 6 सूत्रों पर इसको कसना है। पहली चीज तो द्वितीय भाव के उपनक्षत्र स्वामी का प्रामिस, तो द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र है जिसने प्रामिस किया कि 2 भाव इसमें आया है, पहला नियम। दूसरा नियम है 2, 6, 10, 11 भाव धनवर्धक, मतलब इन 2, 6, 10, 11 भावों में से कोई भी अभाव आया है तो उसको हम ले सकते हैं। अब किस स्तर पर वो धन जाएगा, वो बहुत ऊंचा तो नहीं होगा, द्वितीय 6, 11 होता तो बहुत श्रेष्ठ होता, हमने बताया अभी उस परीक्षक को, लेकिन फिर भी धन की स्थिति सुधारी जा सकती है, साध्य है। अब उसके बाद आते हैं 2, 6, 10, 11, हम जान लें कि ये धनवर्धक भाव है। अब इन्हीं पर हमको कसना है। महादशा स्वामी में धनवर्धक भावों की खोज। एक बात और आपको बता दें, हाँ हमारा टॉपिक ही है महादशा स्वामी बताएगा। आप सभी जानते हो, घर हो, परिवार हो, समाज हो, राजनीति हो, कोई संस्था हो, कोई ऑफिस हो, कार्यालय हो, जहाँ भी हो, वहाँ का मुख्य दायित्व होता है उसके मुखिया पर। इसी तरह से महादशानाथ अपने दशा काल में मुखिया होता है, अपने उस जातक के सभी कार्यों को करने का उसका दायित्व होता है, क्योंकि जितना जो दशा वर्ष होता है उसका विंशोत्तरी दशा ही मान्य है, और सूर्य से लेकर के शुक्र तक सब कोई 7 वर्ष, कोई 10 वर्ष, कोई 18 वर्ष, कोई 19 वर्ष, इस तरह से आप सब जानते हो। तो 120 वर्षों का महादशा में कालखंड होता है। इस जातक पर आपको हमने बताया कि बृहस्पति की महादशा चल रही है, अर्थात बृहस्पति 5, 6, 37 तक रहेगा, बृहस्पति की महादशा चल रही है। तो पहले हम महादशा में खोज करेंगे कि 2, 6, 10, 11 भाव आए हैं कि नहीं आए। उपाय तो तब हम बताएंगे कि जो श्रेष्ठ, जिस ग्रह में श्रेष्ठता होगी, जिसका स्तर ऊंचा होगा, जिसमें 6, 11 आया होगा, 6, 10, 11 आया होगा, 2, 6, 10, 11 चारों आए हो, या नहीं मिल रहा है 6, 11, तो हम नीचे क्रम में उतरेंगे। यहाँ हमको देखना है कि देखिए बृहस्पति में क्या स्थिति है। महादशा स्वामी में तीसरा सूत्र जो है, महादशा स्वामी में धर्मवर्धक भावों की खोज। महादशा स्वामी बृहस्पति है, इसमें देखिए बृहस्पति में आया है 6, 4, 7, नक्षत्र के माध्यम से 5, 5, 6, अर्थात 6, 6 आया है 2 बार। 2, 6, 10, 11 में से 6 आया है। हमने कहा श्रेष्ठ भाव 11 होता, 6, 11 आया हो तो बहुत बढ़िया है, 10, 11, 6, 10, 11 आया हो तो और बढ़िया। 2, 6, 10 में से कोई भाव आया है, इसको देखना है। तो बृहस्पति में 6वां भाव आया है। अब दूसरा विषय यह है कि बृहस्पति, हमने पहले भी एक वीडियो दिया है जिसमें हमने बताया था कि उपनक्षत्र स्वामी का सपोर्ट आवश्यक है। तो बृहस्पति का उपनक्षत्र स्वामी आप देखिए शनि बुध है, बुध में 4, 1, 10 है, अर्थात 10वां भाव और दूसरा भाव, और बुध शुक्र के नक्षत्र में तो 2वां भी है, 2, 10 और बृहस्पति में मिला के 6 हो गया, अर्थात 2, 6, 10 बृहस्पति में दिखाई दे रहा है। सब लॉर्ड का सपोर्ट इसलिए आवश्यक है कि 2, 6, 10, 11 में से लॉर्ड और सब लॉर्ड में मिला के अगर भाव मिल रहे हैं तो सब लॉर्ड का सपोर्ट माना जाएगा, और जो महादशानाथ है उसमें इसमें से कोई भाव जरूर होना चाहिए, तभी सब लॉर्ड का सपोर्ट सही हो। तो बृहस्पति में 6 है और उप नक्षत्र स्वामी बुध में 2, 10 है। तो 6, 2, 10 तो बृहस्पति में मिल रहा है। अब हमको और भी आगे पढ़ना है
कि क्या हम बृहस्पति का ही रत्न पहने, क्योंकि बृहस्पति की दशा है, 16 वर्षों तक वो रहेगी, 37 तक। लेकिन हमने और भी आगे कहा है कि महादशा स्वामी के संबंधित ग्रहों में धनवर्धक भावों की खोज। अब महादशा स्वामी के संबंध में जो ग्रह हैं उनमें धनवर्धक भावों की खोज हम करेंगे कितना है। तो महादशा स्वामी बृहस्पति से संबंधित, अर्थात बृहस्पति की राशि में, नक्षत्र में, युति में, दृष्टि में, उप नक्षत्र में, उप नक्षत्र में जो ग्रह हैं उनमें हम खोजें कि क्या इससे बेहतर भाव हैं। अगर नहीं बेहतर है तो इसी को हम सेलेक्ट करेंगे, अगर बेहतर है तो संबंधित को ही सेलेक्ट हम करेंगे। तो अब यहाँ हम देखेंगे, देखिए बृहस्पति की राशि में, धनु में और मीन में बृहस्पति स्वयं है और धनु में सूर्य, बुध और शुक्र है। लग्न कुंडली से ही स्थिति देखी जाती। फिर बृहस्पति के बुध, सूर्य, शुक्र और बृहस्पति स्वयं। बृहस्पति को तो हमने सर्च किया कि 6, 2, 10 है। सूर्य, बुध, शुक्र को हम सर्च करते हैं कि क्या इसमें 2, 6, 10 है। सूर्य में आप देखिए 3, 3, 2, 2 तो है, 2, 11 भी है। हेलो, लेकिन सूर्य केतु के नक्षत्र में है, थोड़ा हमको अवॉइड करना चाहिए छाया ग्रहों। और 2, 11, 6 तो आ रहा है, लेकिन केतु के नक्षत्र के नाते हम इसे थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। अब फिर बुध में हम देख रहे हैं, बुध में देखिए 4, 1, 10 है, 4, 2, 9 है, 4, 1, 10 है, 2, 10 है। हम 11 तलाश रहे हैं। अब शुक्र में हम देखते हैं 4, 2, 9 है, 4, 2, 9 है, 8, 3, 8 है। शुक्र में 4, 2, 9 है, अर्थात 11 तो केवल सूर्य में मिला, लेकिन सूर्य केतु के नक्षत्र में। इस नाते इसको नहीं चुन रहे, इससे बेहतर तो बृहस्पति का ही रहता। अब हमको देखना बृहस्पति के नक्षत्र में कौन ग्रह है। देखिए हमने देखा तो बृहस्पति के नक्षत्र और उप नक्षत्र दोनों में चंद्रमा मिल रहा है। चंद्रमा में 2, 11 है स्वयं के द्वारा, उसका नक्षत्र बृहस्पति है, उसके द्वारा 6 है, अर्थात 2, 6, 11 आ गया है। और फिर उप नक्षत्र 6 बृहस्पति के द्वारा फिर है, अर्थात चंद्रमा में 2, 6, 11 आ गया है। 2, 6, 11 आया है जो कि बृहस्पति में भी नहीं है। और इससे संबंधित बुध, सूर्य, शुक्र जो ग्रह हैं उसमें ये भाव नहीं है। और फिर उसकी दृष्टि में भी कोई ग्रह बृहस्पति के नहीं है। देखिए 7वीं, 8वीं, 9वीं, 1, 2, 3 मंगल है, दृष्टि में दिखाई दे रहा है, उसमें ये भाव नहीं है। मंगल का दृष्टि संबंध जो हमने 4 अंक बताया नहीं, हमने काफ़ी सर्च किया है। इस तरह से हमने चंद्रमा को पाया कि चंद्रमा में 2, 11 और 6 है। भले 10 नहीं आया, 10 तो औसत दर्जे का, लेकिन 2, 6, 11 अगर आया है तो चंद्रमा ही बृहस्पति से रिलेशन में है, बृहस्पति के नक्षत्र और उप नक्षत्र में है, उच्च श्रेणी का धनदायक ग्रह सिद्ध होगा, महादशा स्वामीनाथ से रिलेटेड। दूसरा विषय हम फिर देखते हैं कि उप नक्षत्र स्वामी का सपोर्ट हमने देखा है हर ग्रहों में। और अंतिम में हम दे रहे हैं विरोधी भावों पर दृष्टिपात। देखिए 2, 6, 10, 11 के विरोधी भाव, एक तो 8वां और 12वां भाव सभी भावों का विरोधी होता है, प्रायः अशुभ फल ही देते हैं। तो जिस ग्रह का रत्न हम चुने उसमें 8वां और 12वां किस पैमाने पर है, किस परिमाप में है। दूसरा 2, 6, 10, 11 का जो 12वां होता स्थान, अर्थात 1, 5, 9 स्थान, ये विरोधी होता है। 10वां तो नहीं विरोधी होता 11 का। 1, 5, 9 इसमें देखिए चंद्रमा में न 1 आया है, न 5 आया है, न 9 आया है, न 8 आया है, न 12 आया है। इस नाते बृहस्पति में 5वां तो आया है, इसमें सबलाड़ में भी 9वां आया, लेकिन चंद्रमा में 1, 5, 9 नहीं आया है, 8वां भी नहीं आया है, 12वां भी नहीं आया है। इस तरह से इन 6 सूत्रों पर कसने के बाद ये निर्णय हुआ कि चंद्रमा का रत्न मोती बृहस्पति की महादशा में इस जातक को। देखिए नियम बहुत आसान है, वीडियो को एक बार नहीं बार बार आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा रत्न धारण करना। देखो उपाय में हम रत्न धारण ही बता रहे हैं, बीच में आपसे आग्रह अभी और आगे बताएंगे रत्न को कैसे पहने, क्या करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन आती है उसे पुश कीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर करिए। अब आते हैं मूल पॉइंट पर। मूल पॉइंट को आप बिना जाने, अब देखिए हम चंद्रमा के रत्न को धारण करने की सलाह देंगे, दिए भी हैं इस जातक को,
इसी तरह से इसको आप अपनी कुंडली मान करके अगर नियमों को सर्च करेंगे तो अपनी कुंडली जो सही वाली है उसको देखेंगे, ये नियमों को लागू करने के बाद आपको आ जाएगा। देखिए प्रचलित जो लोग हैं, जो भी ज्योतिष आप वीडियो देखते हो, सब विशेषज्ञ हैं, सब अच्छे लोग हैं, लेकिन मित्रों रत्न धारण के मामले में मेरा अनुभव सूत्र जो है मेरा अनुभूत है, मैंने अभ्यास किया है कई वर्षों तक, इस नाते मुझे पता है कि इस नियम से अगर आप धारण करोगे तो निश्चित लाभ होगा। इसका अभ्यास है, सैकड़ों लोगों को हमने देख करके परखा है, जाना है, बहुत से लोगों ने नुकसान भी उठाया, मैंने भी नुकसान उठाया है, उसकी लंबी कथा है, कभी किसी वीडियो में दूंगा। इस नाते चंद्रमा का रत्न मोती, मोती चंद्रमा का धातु होता है चांदी, मोती को चांदी में जड़वा करके 6 कैरेट से अधिक मैं वजन बताता हूँ, मतलब 7-8 रत्ती से अधिक हो, और उसको सोमवार के दिन ओम सोम सोमाय नमः मंत्र से अभिमंत्रित करके धारण कर लिया। इस जातक को बताया हमने कि धारण कर लीजिए, निश्चित धन बढ़ेगा, निश्चित ही धन बढ़ेगा। अभी तो उन्होंने धारण किया होगा, निश्चित ही अगर इसी नियम से आप पहनोगे तो मैं यह तो वादा नहीं करता कि आपको टाटा बिरला बना दूंगा, आपको अडानी अंबानी बना दूंगा, बन भी सकते हैं आप। अगर 6-11 इसमें भी आया होता, इसके द्वितीय के सब लॉर्ड में, तो बनने की संभावना ज़्यादा थी। और अंबानी की कुंडली में हमने आपको बताया था कि उसमें है 6-11। उस तरह से जितनी ऊंची आपकी कुंडली होगी, जो भाग भविष्य में आप लेके आए, उस आधार पर आप ग्रो करके अपने धन स्थिति को बढ़ा सकते हो। लेकिन इस तरह से भी अगर स्थिति है तो महादशा स्वामी के अनुसार या उससे संबंधित ग्रह को देख करके सारे नियमों को लागू करके अगर रत्न आप धारण करोगे तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और जो नियम हैं, प्रचलित नियम है रत्नों के मामले में, सब भ्रामक हैं, उस पर कोई सटीक फल नहीं मिलेगा। हमने अपना भी बहुत पैसा बर्बाद किया इस क्षेत्र में, और बहुत अनुभव हमने किया है, मेरा स्वयं का अध्ययन और शोध है इस पर, ये नियम है। इस नाते आपसे आग्रह है, इसी नियम को अपनाइए और लाभ उठाइए, अपना धन बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पुनः पुनः नमस्कार, शुभकामनाएं।